हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टडी। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए क्लास 10th गणित का जो 2024 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका 22 या 27 फरवरी को है। तो 27 फरवरी के लिए मैंने एक सीरीज चालू की है, जिसमें से ये वीडियो नंबर 4 होगा। इस प्रकार हम 100 सीरीज तक जाएंगे और प्रत्येक सीरीज में कुछ ना कुछ नए तरीके के फैक्टर आपको देंगे, जिसमें आपको लगभग मेरा जो टारगेट है कि मैं आपको 600 से 700 क्वेश्चन आपको करवा दूं बोर्ड एग्जाम से पहले। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। यहाँ पर हम 20 बहुविकल्पियों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके मैथमेटिक्स सेक्शन में आते हैं। यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत जरूरी होगा कि जो मैथमेटिक्स सेक्शन में 20 क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार आते हैं, कैसे पूछा जाता है, ये जानकारी आपको होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो 2023 का बोर्ड एग्जाम है ना, वहां पर से लिए गए 10 MCQ हैं। तो यहाँ पर मैं 10 ही बताने वाला हूं, पर एक वीडियो में ऐसा लाने वाला सेपरेट, जिसमें आपको पूरा का पूरा एक पेपर हल करवा दूंगा, जो कि 2023 का होगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा एक क्या है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि मान लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक ए मान लेता हूं, एक बी मान लेता हूं। ये धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या होता है, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं, एक कॉन्सेप्ट था, उसके जरिए उसको कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो पहला ए नंबर ये है ऑप्शन, कि इसमें ए जो है वो किसके बराबर है, लासा, मतलब इन दोनों ए और बी का मासा गुणे बी। आपने सीखा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, मतलब किन्हीं भी दो संख्या जैसे ए और बी संख्या है तो इनका आपस में गुणा कर दीजिए, और इनसे बनने वाला जो लासा मासा आ रहा है वही गुणा के बराबर होता है। तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए ए और बी का मतलब दोनों संख्या को गुणा कर दिया, पर ये लासा के बराबर दिया नहीं, गलत बात है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। यहाँ पर क्या है, ए दिया है, ए किसके, मासा और दूसरी संख्या के बराबर, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा होता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, मासा इंटू लासा, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। यदि आप a और b दोनों का गुणा कर देते हैं आपस में, और जो लासा है और मासा आता है गुणा कर देते हैं, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आपको OMR सीट में डी नंबर को ऐसे से ब्लैक करना था, ठीक। और एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन आया है ये 2023 के MCQ के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जो कि बेसिक नॉलेज होता है आपके लिए। यहाँ पे कोई सॉल्व करने वाली जरूरत नहीं है, ज्यादा सॉल्व करने जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, शून्योत्तर मतलब शून्य नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है, एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। मतलब एक शून्योत्तर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल क्या। देखिए परिमेय संख्या मतलब 2 मान लेता हूं मैं, ठीक। अगर मैं 2 में एक अपरिमेय संख्या √3 का भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा, ये जो भागफल इससे प्राप्त होगा, जो कटपिट के आएगा, वो क्या प्राप्त होगा, वो आपका एक कौन सी संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी, या परिमेय संख्या होगी, या परिमेय होगा, या पूर्ण संख्या होती। तो मैं एक बिल्कुल अच्छा फैक्टर बता देता हूं कि आपको जब भी परिमेय में अपरिमेय जोड़ा भी जाए, घटाया भी जाए, गुणा भी करने पर, भाग भी करने पर, दोनों स्थानों पर आपको क्या मिलेगा, दोनों स्थानों पर आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। आपका ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। कब मिलेगा, यदि हम किसी परिमेय में अपरिमेय को जोड़ते हैं, किसी परिमेय में अपरिमेय को घटाते हैं, किसी परिमेय में अपरिमेय को गुणा करते हैं, किसी परिमेय में अपरिमेय का भाग करते हैं, तो भी आपका ये क्या आ जाएगा, एक अपरिमेय ही संख्या आएगी। तो इसके लिए जैसे आप 2 में अगर परिमेय संख्या है, इसमें √3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो अपरिमेय बन ही जाएगी ना, पूरी संख्या, पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है और चौथा। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आपसे मांग रहा है कि m बराबर, यदि m बराबर 5 है और n बराबर m+7 है बराबर, तो क्या इसका मान याद करना, m² + n² का अंडर रूट का मान याद करना, मतलब √m² और +n² का मान आपको याद करना है। कैसे याद करेंगे, देखिए हमें जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर m बराबर 5 दिया गया था। ये बोर्ड एग्जाम के ही क्वेश्चन पूछे गए। आप सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो m बराबर 5 है, तो n बराबर, जो देखिए n बराबर m+7 है, तो n का मान यहाँ पर से कितना निकल के आएगा, यदि m का मान 5 है तो 5 यहाँ पे रखेंगे, तो 5 में 7 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का वर्ग, मतलब 12 है, n का मान 12, m का मान 5, यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि इसको आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल आंसर चाहिए था हमें।
तो m का मान कितना है 5 है, 5 का वर्ग करेंगे और प्लस इसी प्रकार n का मान कितना है, n का मान आपका 12 है, 12 का वर्ग करेंगे। ये एक ट्रिपलेट होता है, आपको नहीं मालूम होगा, मुझे पता है कि इसका आंसर डायरेक्ट 13 ही होगा, क्योंकि 5, 12 और एक संख्या 13 होती है। ये त्रिकोणमिति क्या होते हैं, अनुपात होते हैं, सॉरी ये आपका पाइथागोरस प्रमेय के जो ट्रिपलेट होते हैं, त्रिक होते हैं, वो होते हैं। ठीक, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आ जाएगा। 100 मतलब 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 आएगा, 5 के 5 में गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 169 आ जाएगा। 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये इस प्रकार कट के कितना हो जाएगा, 13 गुणे 13। ठीक, इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 13 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया था, इसके लिए आप थोड़ा सा रफ कार्य कर सकते थे और ज्यादा दिमाग आपको चल रहा है, माइंडली आप मेंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि m का मान 5 है, n का मान 7 5 12 हो जाएगा, 12 का मान यहाँ पे रखेंगे 144, 144 यदि आपको याद होगा ये वैल्यू। वैसे तो आपको 20 तक कम से कम वर्ग या क्यूब याद होनी चाहिए किसी न किसी संख्या के, सभी संख्याओं के, 1 से लेकर 20 तक के सभी के वर्ग या उसका क्यूब जो होता है, स्क्वायर और क्यूब दोनों ही याद होने चाहिए। वर्ग और घन किसी परिमेय संख्या, चौथा नंबर क्या है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। मतलब एक परिमेय संख्या मैं मान लेता हूं 2/5, इसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, इसके समतुल्य आप इसको 4/10 भी ले सकते हैं, इसको काटेंगे तो फिर भी तो 2/5 आएगा। आप इसके समतुल्य 8 कितना लिख सकते हैं, 8/20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसको भी 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये आपका समतुल्य संख्याएं ऐसी बहुत सारी अनंत हो सकती हैं, अपरिभाषित हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, अनडिफाइंड या अपरिभाषित हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 1 दिया गया था, 2 भी, 3 भी दिया गया था और अपरिभाषित आपका क्वेश्चन में दिया गया था। तो अपरिभाषित होगा, जबकि यहाँ पे इनफाइनाइट होना चाहिए, अपरिभाषित वहां पे दिया गया था, अनडिफाइंड दिया गया था, तो इसलिए हमने भी उसके ऑप्शन में अनडिफाइंड दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनडिफाइंड अपरिभाषित आपने जानते होंगे आप क्या होता है, जिसके परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये बहुत दूर तक ऐसे चलता रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर चौथा भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें को देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो दो रैखिक समीकरण है, मतलब ये दोनों रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, लाइनियर इक्वेशन है। यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 सभी बराबर हो तो क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, या इनमें से कुछ नहीं होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं इसका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। सबसे पहली कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2, जब ये दोनों बराबर ना हो, ये कंडीशन पे रेखाएं आपकी क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ये जानकारी भी जानकारी होना चाहिए कि केवल अद्वितीय का मतलब होता है एक हल, एकल हल, ये भी लिख सकते हैं, एक हल भी कह सकते हैं। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होगी, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। एक कंडीशन ये है, इसके जरिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकल हल या अद्वितीय हल के जरिए क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है जब a1/a2 और बराबर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये बराबर ना हो। देखिए a1/a2 b1/b2 के बराबर हो पर c1/c2 बराबर में ना हो, तो समझ लेना कि रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। और क्या होगा, यहां पर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और बात करें जब यही a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये आपस में सभी बराबर हो जाए, तो रेखाएं आपकी संपाती होंगी। क्या होंगी, रेखाएं आपकी संपाती होंगे, अनेक हल होंगे, मतलब नंबर ऑफ जो इसके सॉल्यूशन है वो एक से अधिक हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, अनेक होंगे मतलब अनंत हो जाएंगे, इनफाइनाइट, परिभाषित आपने जाना। ठीक, तो इस प्रकार आपकी रेखाएं संपाती होंगी। तो यहाँ पे कंडीशन यही वाली दी गई थी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2।
तो आपको ये देखने को मिला कि मैं एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट भी सिखाया हूँ। जरूरी नहीं कि यही सवाल आए, पर इनसे सवाल जरूर बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। शायद आपको आता होगा तो बिल्कुल जरूरी बात है, अच्छी बात है, आपने पहले से ही पढ़ रखा। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। मतलब कोई भी संख्या उसका 1/3 भाग 21 के बराबर है, वह संख्या क्या होगी। आप इसको मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मैं ऑप्शन का प्रयोग करके सिखाता हूं आपको कैसे। अगर किसी संख्या, कोई भी संख्या मान लो x है, उसका 1/3 भाग, मतलब उसमें क्या करना है, 1/3 करना है। इसका भाग पूरा 1 है, एक भाग में इसका 3 भाग मतलब कर देना है, तो ये बराबर 21 के है। ठीक, ये बात है। अब ये भाग में उधर साइड काय में जाएगा, गुणे में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 63। 21 3 को 63 हो जाएगा, तो ये आपकी संख्या होगी। अब मेरी बात ये मान ली, अगर आपको कह दे कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है, तो वो संख्या क्या होगी। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी जो संख्या दी उनमें 3 का भाग दे दिए, जितने भी ऑप्शन दिए 3 का भाग दे दिए, वो संख्या जरूर आ जाएगी। 3 का 21 में भाग देंगे तो 7 आएगा, और 3 का 42 में 14 3 42 हो जाए 14 आ जाएगा, और 3 का 63 में भाग देंगे तो 21 आ जाएगा। यही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 21 जो आ जाएगा वही सही जवाब हो जाएगा। आपने कैसे निकाला, आपने निकालने का तरीका यह देखा कि आप ऑप्शन के साथ भी ऐसा खिलवाड़ कर सकते हैं। तो आपको जरूर नहीं है कि आपको पूरा मतलब लगा दें, जिसकी जितनी औकात है उतना ही उसको समय देना है। देखिए औकात इस क्वेश्चन की केवल 1 सेकंड थी, या 2 सेकंड, या 20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा। आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट ले लेते हैं तो बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है कि आप इस क्वेश्चन के लिए भी इतना समय ले। अभी इस क्वेश्चन को देखना था, आपको क्या करना था, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो ऐड सम पाती मारते आप, ये सब फालतू को पढ़ना वढ़ना दिमाग छोड़ देते आप। और यहाँ पे 1/3 भाग इतने के बराबर, तुरंत आप ऑप्शन का यूज करते और आंसर निकाल लेते। तो आशा करता हूँ ये भी आपका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें और 8वें 9वें 10वें को देख लेते हैं कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है। एक मूल क्या है, -2 है, तो p का मान क्या होगा। देखिए मूल का मतलब यही होता है कि उस वैल्यू को अगर आप उस समीकरण में रख देंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा समीकरण। तो कहने का अर्थ ये कि इसमें अगर इस समीकरण का मान रख दें, या मूल का मतलब ये तो x का ही मान है, तो x की मान की जगह पर -2 रख दें, तो ये आपका x² + 2x - p = 0 था। इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू -2, इसका वर्ग करेंगे प्लस -2 और गुणे 2, ये आपका सिंपल वाला 2 है, ये आपका माइनस वाला 2, माइनस का p = 0 हो जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा, माइनस का p = 0 हो जाएगा। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वर्ग करने पर केवल प्लस चिन्ह ही आता है, माइनस का चिन्ह नहीं आता। तो यहाँ पर इसका अगर गुणा करेंगे तो -4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा घट के। तो बचेगा क्या, p बराबर आपका केवल 0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस का p लिखा, तो माइनस के p से कोई मतलब नहीं है। इस माइनस को इधर साइड पक्षांतर करेंगे तो 0 के साथ कोई भी माइनस माइनस नहीं लगता, वो एक न्यूट्रल नंबर होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0। अब आप जान चुके हैं कि द्विघात समीकरण का कहीं पर भी मूल दिया गया तो वो x की वैल्यू ही दी गई है। जो x यहाँ पे अचर, जो कि चर पद है, चर पद का ही मान दिया होता है, तो उसमें रख देना है आपका जो भी वैल्यू, k का मान, p का मान, r का मान, s का मान, जो मान पूछेगा आप बता देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8वें को देख लेते हैं। ये कथन बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपके 2023 के ही बोर्ड एग्जाम में आया था कि दो त्रिभुज, मतलब दो त्रिभुज है, त्रिभुज लिख सकता हूं या बना सकता हूं, मैंने यहाँ पे बना दिया तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे त्रिभुज लिखा था। दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुज है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात का मतलब, यदि एक त्रिभुज ABC है, क्या है, ABC है, और दूसरा त्रिभुज क्या है, PQR है, तो इनका अनुपात इसी तरह लिखा जाता है, बटे को मतलब अनुपात हो जाता है। तो इनका अनुपात क्या है, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर है। संगत भुजाओं के अनुपात के संगत भुजाओं के वर्ग, यहाँ पे लिखना चाहिए था वर्ग, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, मतलब संगत भुजाओं का वर्ग। संगत भुजाएं क्या होती है, जैसे यहाँ पर से मैं a और b ले लूं तो यहाँ से p और q लेना पड़ेगा, यहाँ से मैं a और c ले लूं तो यहाँ पे p और r लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं q और r ले लूं तो यहाँ पर b और c लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसके बराबर होता है, इनके वर्ग के। संगत भुजाएं यहाँ पर a और c ले लेता हूँ, यहाँ पर q और r ले लेता हूँ, p और r। देखिए यहाँ से a और c ले लिया मैंने, यहाँ से q और r ले लिया, तो यही आपका क्या हो जाएगा,
यही आपका इसके बराबर होता है। ये आपका कब होता है, ये आपको पूछा गया है। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे या विषमबाहु त्रिभुज होंगे या समद्विबाहु होंगे या समरूप होंगे, ये आपके ऑप्शन दिए गए थे। देखिए इतना आसान डिफरेंस दिया गया था कि समबाहु तो हो नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं, क्योंकि वो उसमें सेटिस्फाई नहीं करता। जब तक समबाहु की सारी भुजाएं समान ना हो और सारे कोण समान हो तब तक नहीं होगा। और ये भी आपका नहीं होता जो कि विषमबाहु है। समद्विबाहु भी नहीं हो सकता और समरूप हो सकता है। देखिए या तो ऑप्शन में दो चीज देता, समरूप और सर्वांग दोनों दे देता तो उसमें कोई दिक्कत थी। तो यहाँ पर समरूप वाला दिक्कत है, तो समरूप ही आपका सही जवाब है। जबकि आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आप इसको जरूर से जरूर मार देंगे निशान, क्योंकि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देख लेते क्वेश्चन नंबर 9 को कि त्रिभुज ए बी सी में कोई त्रिभुज है ए बी सी, उसमें ए बी भुजा आपकी दी गई है, मतलब ए और ए से देखिए जैसे त्रिभुज ये मान बना देता हूं मैं ए बी सी। जरूरी नहीं कि त्रिभुज ऐसा ही बना हो, मैं आपको एक मॉरल आइडिया दे रहा हूं कि कैसे आपको करना है। तो देखिए ए और बी यहां तक की जो लेंथ है वो 3 मीटर है, 6√3 मीटर है, ठीक। और यहाँ पे ए और सी की लेंथ, जो ए से सी की लेंथ है वो कितनी है, 12 है, 12 मीटर है। और क्या है, बी और सी की जो लेंथ है वो क्या है, 6 मीटर है, ठीक। ये दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि एंगल जो बी यहाँ पे बनने वाला कोण है वो क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी कोण पूछा जाए तो समझ लेना कि इस क्वेश्चन में मुझे पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई और सोर्स है ही नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये होता है किसी दो बड़ी संख्या, मतलब इन दोनों में से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है। किसी बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इस 12 का मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो आपने सीखा। तो यहां पर जो आपका दिया गया है वो कर्ण का वर्ग कितना है, 12। 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा बराबर। अगर 6√3 का वर्ग करेंगे तो 36 गुणे 3 आएगा। क्यों आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे √3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3 ही आएगा, ठीक। और प्लस आधार का वर्ग, आधार आपका 6 है, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। अगर 36 में आप 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 त्रिक को 18 और 3 त्रिक का 9 1 10, 108 आ जाएगा। और 36 जोड़ देंगे, 108 में 36 को जोड़ देंगे तो 144 के बराबर हो जाएगा। और आपका यही सही जवाब हो जाएगा कि दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, मतलब कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगती है, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, सबसे बड़ा कोण। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण के बराबर होगा, तो ये आपका कोण बी होगा 90 डिग्री के बराबर। अब यहाँ पे कोई लोकेट नहीं कर रहा कि आपको ये लगाना है वो लगाना, समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन बार बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसके बारे में पहले से ही परिचित होंगे। और क्वेश्चन नंबर 10वां सबसे आसान क्वेश्चन, और इस शिफ्ट में आया हुआ सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि जो भी आपके शिफ्ट में आए गए थे सेट में, सारे के सारे सेट में बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन बने थे, क्योंकि पहली शुरुआत थी। तो यहाँ पे कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान आपस में बराबर है। तो ए का मान क्या होगा, ए का मान 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा या आपका 90 डिग्री या 45 डिग्री। देखिए साइन और कॉस का मान आपको याद होगा, दिमाग पर जोर डालिए कि 45 डिग्री पर यार 1/√2 1/√2 आ रहा था। तो दोनों में साइन और कॉस के मान समान कब होते हैं, जब दोनों आपस में बराबर कम हो, जब एक कोण जो होगा यहाँ पे कोण है वो 45 डिग्री के बराबर। 90 डिग्री पर तो एक तो 0 होगा, एक होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल यही एक 45 डिग्री था जिसके जगह पर ये बराबर था। तो आशा करता हूँ 10 के 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ऐसे और रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।